एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है एडवोकेट अपूर्वा वत्स और आज मैं आप सभी के सामने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर ये वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी जानते ही हैं कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो झड़प होती रहती है, आए दिन कुछ ना कुछ झगड़े होते रहते हैं, या फिर क्या होता है कई बार टेनेंट्स घर को खाली नहीं करते हैं, रेंट पे नहीं करते हैं टाइम से। तो क्या क्या अधिकार हैं एक्चुअल में, क्या राइट्स हैं लैंडलॉर्ड के और क्या राइट्स हैं टेनेंट के। और साथ ही साथ आप सभी ने सुना होगा कि एग्रीमेंट, जो रेंट एग्रीमेंट बनता है वो 11 महीने का बनता है। तो ऐसा क्यों नहीं कि केवल 1 साल का बने, 12 महीने का बने। तो ये 11 महीने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसके पीछे रीजंस है, आज हम इन सारी गुत्थी को करेंगे सॉल्व। और आप इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का स्वागत कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है, मेरा नाम अपूर्वा वत्स है और ये है मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी। और यदि आपको अड्डा प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी कोर्स परचेज करना है तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं Y748, जिसमें आपको मिलेगी टोटल 78% का डिस्काउंट। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा। तो एक सवाल सभी के मन में आता है कि ये 11 महीने का अग्रीमेंट क्यों होता है, ये बजाय 12 महीना एक सही होता है कि भाई 1 साल का है। तो ये 1 साल से हट के 11 महीने का अग्रीमेंट क्यों बनाया जाता है, पहले इसी सवाल के ऊपर अभी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर सेक्शन 17 के अंदर देयर इज़ नो मेंशन एट दैट द रेंट अग्रीमेंट विल बी मेड ओनली फॉर 11 मंथ्स। कहीं पे भी ये नहीं दिया हुआ कि आप रेंट अग्रीमेंट बना सकते हैं 11 महीने का। लेकिन क्यों बनाया जाता है? एक्चुअली लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स मेक अग्रीमेंट of less than 12 months because it is made without any problem। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी स्टैम्प ड्यूटी के, बिना रजिस्ट्रेशन के ये अग्रीमेंट बन जाता है। यानी कि जैसे आप सभी को पता होगा, आप नोटरी करवाते हैं, नोटरी करवाया और 11 महीने का अग्रीमेंट बना दिया, कोई और स्पेशल यहाँ पर प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है ना। दिस प्रिवेंट्स बोथ पार्टीज फ्रॉम रजिस्टरिंग द पेपर्स इन द सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस। द स्टैम्प ड्यूटी ऑफ 11 मंथ रेंट अग्रीमेंट इज लेस, स्टैम्प ड्यूटी भी कम लगती है। वाइल अ लॉन्गर रेंटल एग्रीमेंट विल हैव टू पे मोर मनी स्टैम्प ड्यूटी, देयरफॉर बोथ पार्टीज मेक एन अग्रीमेंट फॉर 11 मंथ्स। स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा लगती है, प्रोसीजर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, सब रजिस्ट्रार जी के सामने पेश होना पड़ता है, फिर जाके रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो इस प्रोसेस से बचने के लिए यहाँ पर 12 महीने का नहीं 11 महीने का बनता है। यदि आप 1 साल और 1 साल से ज़्यादा का बनाते हैं तो आपको ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, इसीलिए रेंट एग्रीमेंट बनता है 11 महीने का। चले आगे जानते हैं सारी चीज़ों के बारे में। तो क्या बेसिक राइट्स हैं टेनेंट्स के, जो किराएदार है उसके क्या राइट्स हैं, लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी पर या जिस प्रॉपर्टी को वो रेंट कर रहे हैं वो क्या क्या अधिकार मांग सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मांग सकते हैं, आइए उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो पहली बात कि और दूसरी बात कि एक और मुद्दे पे हम बात करेंगे कि जो मकान मालिक है वो कितने टाइम पर किराया बढ़ा सकते हैं, कितना % बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। पहली बात तो नो लैंडलॉर्ड कैन डिनाई एसेंशियल सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा। लैंडलॉर्ड को कोई भी अपना मकान, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देने के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ को देना ही पड़ेगा, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे बिजली, पानी और कोई सुविधा, बाथरूम जैसे अगर ठीक नहीं है उनको ठीक कराएं, एक कंस्ट्रक्शन ठीक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ये है तो एक पेंट, अच्छी तरह से एक बेसिक सुविधा की जहाँ पर एक टेनेंट आकर रह सके, कोई फैमिली कोई भी आकर रह सके, है ना। वो बेसिक क्लीनिनेस वो सब कुछ वहाँ पर देना होगा। एज फार एज इंक्रीजिंग द फेयर एवरी ईयर इज कंसर्न, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लोकल स्टेट्स। जो यहाँ पर रेंट बढ़ाने की बात है कि हर साल रेंट बढ़ता है या हर 6 महीने में रेंट बढ़ता है, तो वो कितने % बनता है वो एक लोकल लॉज ऑफ लैंड के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में हैं तो आप महाराष्ट्र में है तो यहाँ पर आपको 4% एवरी ईयर पड़ेगा। आप दिल्ली है तो आप दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से चलेंगे। तो हर स्टेट का अपना रेंट कंट्रोल एक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड हर साल क्या बढ़ा सकता है, किराया % बढ़ा सकता है। ये 4% से लेकर कितने टोटल 25% तक को रेंट इंक्रीज भी कर सकता है। और ये डिपेंड करता है कि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो ये भी डिपेंड करता है इनके ऊपर, जो कि आपको पता चलेगा स्पेसिफिक स्टेट के रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। Let us also tell her that the tenant has to pay standard rent. If the landlord makes some changes in the house or changes in the structure, then he can increase the rent more than the standard. अब मान लीजिए क्या करता है लैंडलॉर्ड, क्या करता है, पहले वो 2 रूम सेट था, लैंडलॉर्ड क्या करता है 1 रूम और बना देता है, 2 रूम्स और बना देता है, स्ट्रक्चर को चेंज करता है, इंक्रीज कर देता है, तो रेंट भी उसी हिसाब से, उसी फैसिलिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
चले आगे चलते हैं। उसके बाद हाउ बेनिफिशियल इज टू स्टे ऑन रेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आप कहते हैं कि नहीं भाई हमें तो ये घर 5 साल के लिए चाहिए, हमें 11 महीने के लिए नहीं चाहिए, तो तब भी लैंडलॉर्ड आपको फोर्स करता है कि नहीं हम हर साल रिन्यू करवा लेंगे रेंट एग्रीमेंट, लेकिन हम इकट्ठा आपको 5 साल का नहीं बना के देंगे। तो इसका क्या क्राइटेरिया है? पहली बात स्टैम्प ड्यूटी वाला जो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पे लैंडलॉर्ड भी डरते हैं, क्यों? कि उनकी प्रॉपर्टी को कोई कब्जा ना कर ले, है ना, प्रॉपर्टी को कोई मिसयूज ना कर ले। तो भाई ठीक है, लैंडलॉर्ड्स के पास ऑप्शन रहता है कि 11 महीने तक ये सही रहा तो आगे कंटिन्यू कर देंगे, अगर इसने कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करी प्रॉपर्टी में तो हम क्या करेंगे, इनको बाहर एविक्ट कर देंगे हम टेनेंट को। तो बोथ पार्टीज अग्री टू दिस, देन द लैंडलॉर्ड, हाँ और अगर ऐसा होता भी है कि चलो दो पार्टीज मिलकर अग्री कर लेते हैं कि ठीक है 5 साल के लिए हमें रेंट पर लेना है, तो then the landlord and the tenant can enter to a long term agreement if the tenant wants to stay for 5 years. For example 5 साल का agreement हम कर रहे हैं, then the rent agreement should be registered considering his right. तो उस रेंट एग्रीमेंट को जैसा वो पूरा प्रोसीजर है सब रजिस्ट्रार के सामने पेश होके उसको क्या करना होगा, उस अग्रीमेंट को रजिस्टर कराना होगा। Alright, if things happen only through notary, then despite a 5-year term, the landlord can remove the tenant by giving 1 month notice without giving any reason. और यदि आप लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट बना लेते हैं और उसको रजिस्टर नहीं कराते हैं तो वहाँ पर लैंडलॉर्ड के सारे राइट्स सुपीरियर होंगे। लैंडलॉर्ड क्या करेगा, आपको नोटिस देकर 1 महीने के अंदर आपको एविक्ट भी कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस लिख रहे हैं उसी के मुताबिक आगे 5 साल आगे आने वाले 5 साल तक वैसा ही चलेगा। और यदि अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ पर लैंडलॉर्ड के पास राइट है कि वो आपको कभी भी एविक्ट कर सकता है 1 महीने की नोटिस देने पर। तो ठीक है, आगे जानते हैं और क्या है। अब किसको बेनिफिट होता है इसमें 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, किसको? ऑफ कोर्स लैंडलॉर्ड को यहाँ पर क्या होता है, बेनिफिट होता है। अब क्या होता है, व्हेन इट कम्स टू द कैंसिलेशन टू द एग्रीमेंट द लैंडलॉर्ड बेनिफिट्स फ्रॉम 11 मंथ रेंट एग्रीमेंट। ये लैंडलॉर्ड को चांस देता है कि इंक्रीज कर दे, भाई 1 साल हो गया रेंट को इंक्रीज कर दे, है ना। दूसरा, मान लो अगर लैंडलॉर्ड को खुद आकर अपनी प्रॉपर्टी में रहना है वो रह सकता है। मान लो लैंडलॉर्ड डिजीज डेथ हो गई है, उनके लीगल आयर्स को आकर प्रॉपर्टी में रहना है, उनको प्रॉपर्टी की पोजेशन चाहिए तो वो वहाँ पर आ सकते हैं। चौथी चीज़ क्या हो सकती है, लैंडलॉर्ड को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना है, ठीक है, अपना जैसे रेनोवेट करना है तो वो उसको क्या कर सकते हैं, टेनेंट को इजी होगा निकालना और वो अपने उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। मान लो उनको कोई और टेनेंट्स मिल जाते हैं जो उनको ज़्यादा रेंट दे रहे हैं, तैयार हैं इंक्रीज रेट पर आने में, तो वो उनको दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें लैंडलॉर्ड को बेनिफिट करती है। ओके, शॉर्ट टर्म रेंटल एग्रीमेंट में किसी भी डिस्प्यूट, कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी डिस्प्यूट ना हो, इससे बचने के लिए 11 महीने का अग्रीमेंट कर लिया जाता है। उसके बाद एज फार एज फॉर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू द रेंट अग्रीमेंट कैन नॉट बी केप्ट इन अ कोर्ट एज एविडेंस। इन सच सिचुएशन टेनेंट्स कैन नॉट प्रेजेंट द अनरजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट एज देयर राइट। साथ ही साथ रेंट अग्रीमेंट, आप सभी को पता होगा कि जिस भी अग्रीमेंट को हम इन्फोर्स करा लेते हैं, जिसकी लीगैलिटी हो जाती है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और रेंट एग्रीमेंट को हमेशा हम रेंट अग्रीमेंट बोलते हैं क्योंकि जब तक रेंट एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड है तब तक कोर्ट में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि टेनेंट उसको एज अ मैटर ऑफ राइट, एज अ मैटर ऑफ एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पर लैंडलॉर्ड्स 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, राइट। आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर मैं कुछ आपको राइट्स के बारे में बताऊँगी कि क्या राइट्स हैं टेनेंट्स के, जो भी वो अगर घर लें तो वो क्या। पहली बात, राइट टू फेयर रेंट, है ना, जो भी लैंड लॉस के मुताबिक या एरिया के मुताबिक जो भी रेंट चल रहा है उसके हिसाब से उसको रेंट पे करना होगा। दूसरा, राइट टू प्रिवेसी, यदि वो टेनेंट ऑब्वियसली वो किसी और के मकान में रेंट कर रहा है, किसी और की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर रहा है, तो उसकी प्रिवेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं लैंडलॉर्ड कभी भी आके धमक जाए, कभी भी आकर उसकी प्रिवेसी को इंटरफेयर करे, है ना। तो राइट टू प्रिवेसी। तीसरी चीज़, राइट टू लिव अनडिस्टर्ब। तो इस तरीके से बार बार नहीं होना चाहिए, भाई मेरा घर है मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ कर रहा हूँ। मतलब मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि 3 रूम्स होते हैं, एक रूम लैंडलॉर्ड अपने पास रखता है, बाकी 2 रूम्स रेंट कर देता है, तो बार बार आ रहा है, उनकी प्रिवेसी को डिस्टर्ब कर रहा है, उनको डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो एक टाइम, एक डे होना चाहिए, इस समय वो आएगा, इस समय वो अपनी प्रॉपर्टी अपने उस एरिया को यूटिलाइज कर पाएगा। उसके बाद राइट टू रीइंबर्समेंट, अगर टेनेंट अगर कोई भी चीज़ घर के अंदर करा देता है, मान लीजिए घर में पाइपलाइंस पूरी लीक हो रही थी, तो क्या हुआ, टेनेंट ने अपने खर्चे पर क्या करा दिया, सब कुछ ठीक करा दिया,
घर के काम तो एक्चुअली प्रॉपर्टी के मालिक का हुआ ना, तो जो भी उसका खर्चा हुआ उसको वो अपने रेंट से काट सकता है, या नहीं भी काटता है तो लैंडलॉर्ड का इसमें ड्यूटी बनती है कि वो टेनेंट को रीइंबर्स करे। तो ये है राइट्स टेनेंट्स के। आगे चलते हैं लैंडलॉर्ड्स के क्या राइट है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे कोर्ट में केसेस हैं जहाँ पर टेनेंट्स आते हैं, फिर किराया देना बंद कर देते हैं, फिर प्रॉपर्टी को धीरे धीरे करके कब्जा लेते हैं, है ना, और डिस्प्यूट राइज हो जाता है, कन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है और कोर्ट में केस आ जाता है। तो वहाँ पे लैंडलॉर्ड के क्या राइट्स होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे If the landlord has hired a property manager, the landlord must disclose to following information to the tenant. पहली चीज़ कि अगर प्रॉपर्टी, कई बार ऐसा होता है कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, बीच में कोई प्रॉपर्टी डीलर होता है, कोई प्रॉपर्टी एडवाइज़र होता है। तो पहली बात, लैंडलॉर्ड को सभी चीज़ें, कौन ओनर है इस प्रॉपर्टी का, किससे टेनेंट को डील करनी है, किसके बैंक अकाउंट में किराया जाएगा, ये सारी चीज़ें टेनेंट और लैंडलॉर्ड और प्रॉपर्टी एडवाइज़र के बीच में क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, द डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडिंग द मैनेजर हैज़ द लैंडलॉर्ड अप्रूवल, कि भाई लैंडलॉर्ड का अप्रूवल है और ये बंदा डील कर सकता है टेनेंट से। उसके बाद द स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच द मैनेजर हैज़ टू द लैंडलॉर्ड अप्रूवल, द ड्यूरेशन ऑफ दैट अप्रूवल, वो टाइम ड्यूरेशन की हाँ भाई मेरे पास अप्रूवल है, मैं इस प्रॉपर्टी को किराए पर कर सकता हूँ। इफ़ द प्रॉपर्टी मैनेजर इज़ अ लीगल एंटिटी, द नेम ऑफ एंटिटी एंड द पर्सन अथोराइज्ड इन हिज कैपेसिटी। आजकल क्या होता है, ऐप्स भी होती है ना, ऐप्स के द्वारा क्या किया जाता है, वहाँ पे अपने मकान को डाल दो, अपनी प्रॉपर्टी को डाल दो, फिर वो ऐप्स टेनेंट्स ढूंढेगी, उनके लिए बायर्स ढूंढेगी, ये सारी चीज़ें ढूंढेगी, है ना। तो वहाँ पर भी अगर कोई एंटिटी है, लीगल एंटिटी है, तो वहाँ पे पूरी क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। नो प्रॉपर्टी मैनेजर और लैंडलॉर्ड शुड बाय हिमसेल्फ विदहोल्ड एनी नेसेसरी सर्विस और सप्लाई टू द टेनेंट्स रेंटल प्रॉपर्टी थ्रू एनी अदर इंडिविजुअल। तो वहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन इन्हीं का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है लैंडलॉर्ड के राइट्स, है ना, कि क्या किन किन सिचुएशंस पर लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द मॉडल एक्ट, जो हमारा एक्ट में है, द लैंडलॉर्ड कैन नॉट इविक्ट अ टेनेंट वाइल टेनेंसी एग्रीमेंट इज स्टिल इन इफेक्ट। ठीक है, जब तक भाई 11 महीने का है अग्रीमेंट, 11 महीने वो नहीं निकाल सकता। लेकिन ऐसे कौन कौन से रीजंस है जब अग्रीमेंट अभी भी चल रहा है और वो तब भी टेनेंट को इविक्ट कर सकता है। लेट्स रीड दैट। पहला, कि टेनेंट जब क्या करता है, किराया देने से मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है कि भाई अब मैं रेंट नहीं दे रहा हूँ, या टालता है ना, 2 महीने बाद दूंगा, 6 महीने बाद दूंगा, इकट्ठा दे दूंगा, तो उस पॉइंट पर क्या कर सकता है लैंडलॉर्ड, इविक्ट कर सकता है। दूसरा, द टेनेंट क्या नहीं किया, हैज़ नॉट पेड द रेंट एंड ड्यू फीस, कोई ड्यू फीस है, सिक्योरिटी अमाउंट है, मेंटेनेंस अमाउंट है, वो नहीं पे कर रहा है, ये भी एक रीज़न बन सकता है। फिर उसके बाद टेनेंट मिसट्रीट करता है प्रॉपर्टी को, और कोई अंदर ही अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस कर लेता है उसकी परमिशन के बिना, कमरे वमरे बना लेता है ना, या फिर मिसट्रीट करता है, कोई इलीगल एक्ट करता है उस घर के अंदर, तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड के पास राइट है उसको इवेक्ट करने का। उसके बाद when the tenant must be evicted to finish repairs and the landlord has to make the property or a portion of it, क्या होगा, टेनेंट को तब भी निकाल जा सकता है जब लैंडलॉर्ड को अपने लिए पोर्शन को रेनोवेट करना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है, बनाना है अपनी प्रॉपर्टी को। तो ये तो है ना भाई, उसको अपनी प्रॉपर्टी का बनाना है, वो 11 महीने का वेट थोड़ी ना करेगा, है ना। तो वहाँ पर वो उसको नोटिस देकर एविक्ट कर सकता है। उसके बाद उसको नोटिस देगा एंड रिजल्ट ऑफ दैट लैंडलॉर्ड अग्री टू सेल द सेट प्रॉपर्टी। अब मान लो लैंडलॉर्ड को पैसे की ज़रूरत है, अब उसको जिस उसमें किराए पे दे रखा था उसको सेल करना है, तो भाई सेल तो करेंगे ही ना। अब ये थोड़ा ना 11 महीने का वेट करेगा, किसी के घर में कोई इमरजेंसी है, उसको प्रॉपर्टी को बेचना है, तो फिर ठीक है, टेनेंट को नोटिस दो, एविक्ट करवाओ और फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। उसके बाद लैंडलॉर्ड पासिस अवे, तो उनके जो लेजिटिमेट लीगल आयर्स हैं उनको अगर चाहिए, राइट। तो इसी प्रकार से क्या होना चाहिए, बहुत बार क्या होता है टेनेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और मेंटल एग्नी होती है कि रेंट नहीं दे रहे, टाइम से मेंटेनेंस नहीं दे रहे, तो काफ़ी सारी चीज़ होती है। तो इसीलिए यहाँ पर मकान मालिक को भी अपने राइट्स पता होने चाहिए और ये चीज़ें इंतज़ार नहीं करना चाहिए और इस तरह की गोलमोल बातों में भी नहीं आना चाहिए, 2 महीने बाद दे देंगे, 3 महीने बाद दे देंगे। स्ट्रिक्ट रूल है भाई, आप रह रहे हो तो दो, पहले दो, है ना। इनसे क्या होगा, यदि आप सब जागरूक होंगे तो ये केसेस कम होंगे, इस तरह की परेशानियाँ कम होगी। एक बार सिविल केस कोर्ट में डल जाता है, बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, बहुत लंबे समय तक, है ना। तो उस हरासमेंट से बचने के लिए आप सभी को अपने हक अधिकार का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
राइट तो इसी तरीके की लीगल अपडेट्स या फिर लीगल इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। तो आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अड्डा 24/7 जुडिशरी के अंदर दोस्तों ये सभी कोर्सेज होते हैं जहाँ पर हम सब आपको जुडिशरी की तैयारी कराते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के बैचेस मिलेंगे। अपकमिंग बिहार आने वाला है, उत्तराखंड आने वाला है, राजस्थान आने वाला है ना, तो सभी की तैयारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ अभी बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है, बैसाखी का ऑफर यहाँ पर, जो कि बहुत जल्दी खत्म भी होने वाला है, तो आप फटाफट से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या है, आप जुडिशरी का महापैक लेंगे वो आपको 2x वैलिडिटी में मिलेगा। यानी कि ये जो कोर्स था जुडिशरी महापैक, ये 12 महीने का था, अब आपको 24 महीने का ये मिलेगा। उसके साथ यदि आप ये कोड यूज करेंगे, ये कोड यूज करेंगे Y748, जब आप ये कोड लगाएंगे तो आपको ये और भी सस्ता हो जाएगा 2 साल के लिए। पहली बात, आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी और ये 1000 रुपये और सस्ता हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ये 11,499 रुपये में। तो ये कोड आपको लगाना है Y748, जिसमें आपको टोटल 78% का डिस्काउंट मिलेगा। ये महापैक पर बैसाखी ऑफर है जिसको आप लोग सभी लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर 16 स्टेट्स की तैयारी कराई जाएगी। इसमें स्पेशल लॉज, लोकल लॉज, लैंड लॉज, मेजर, माइनर, आंसर राइटिंग, PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो है ना सुनहरा मौका, तो जल्दी से इस अवसर को करें। साथ ही साथ ये हमारी अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन है, अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो ये सभी फीचर्स आपको मिलते हैं। डेली क्विजेस, PDFs आपको मिलती हैं, जॉब अलर्ट्स मिलते हैं, कौन सी सरकारी नौकरी है, किसकी नोटिफिकेशन आ रही है, सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। और यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें उन सभी के साथ। यदि आपके रिलेटिव्स, अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स, दोस्त क्या है, टेनेंट है या फिर वो लैंडलॉर्ड है, सभी के लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बेनिफिशियल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास झट से नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।